चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच डायमंड स्टेट समिट। अब वक्त है इस मंच पर बिहार के एक ऐसे नेता को बुलाने का जिन पर न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का परचम लहराने की जिम्मेदारी है। स्वागत कीजिए जेडीयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा का। उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा। बात करें संजय जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, बहुत बड़े आप लोग पार्टनर हैं, महत्वपूर्ण घटक दल हैं एनडीए के। क्या रोल देख रहे हैं आने वाले दिनों में जेडीयू का राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में तो जेडीयू का बड़ा रोल है और इसलिए भी है कि जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, वो बड़ा ब्रांड है। ये बात सही है कि हम लोग उस ब्रांड को उस तरीके से देश में नहीं ले जा पाए, पार्टी की कहीं न कहीं उसमें कमी रही, लेकिन सब लोग जानते हैं, खास करके बिहार के लोग ज़्यादा जानते हैं कि 17-18 साल में जो उनका काम है बिहार का, वो एक बड़ा ब्रांड पूरे देश भर में बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी भी इच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के बाहर कुछ जगह पार्टी का तो जरूर विस्तार हो, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। संजय जी, राजनीति पर चर्चा करने के पहले 2-3 सवाल थोड़े पर्सनल हैं। मधुबनी से शुरू हुआ सफर जेएनयू तक पहुंचा, जेएनयू से वापस दिल्ली, वापस पटना, वापस फिर वापस दिल्ली। सपनों का बिहार, क्या वो कल्पना पूरी होती नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हम लोग दिल्ली में पढ़ाई किए, जेएनयू में पढ़ाई किए और उस समय तो सच में लगता था कि एक बिहारी शब्द ही ऐसा था जो वहाँ बिहारी का मतलब कोई गाली हो गया। ये पूरा इमेज ब्रांड बिहार का था। उस बिहार का ये ब्रांड इमेज था जिस बिहार में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रहा। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा यूनिवर्सिटी था। ये दुनिया भर के लोग जहां पढ़ने आते थे, उस बिहार के बारे में एक ऐसा इमेज बन गया। वो एक डार्क फेज बिहार का रहा। हम लोग देखते थे दिल्ली में, तो एक कहीं न कहीं एक टीस थी कि नहीं भाई, इतना बड़ा जिसका रहा है, कहां से कहां तक। आज भी पाटलिपुत्रा का, आज मैं किससे बात कर रहा था, पाटलिपुत्रा का, हाँ, सुधा मूर्ति जी से, पाटलिपुत्रा का हमारी कमेटी में मेंबर है, वो बता रही थी पाटलिपुत्रा का एक्सपेंशन जो है यहाँ से लेकर के कंधार तक पाटलिपुत्रा था। आज भी बुद्धा का आपको मिलेगा बहुत सारे लिंक्स। तो इतना बड़ा 4 रिलीजन, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, गुरु गोविंद सिंह यहाँ हुए। तो इतना बड़ा जो धरती, इतना बड़ा जो उस पर एक ऐसी एक कालखंड ऐसा आया और उसके बाद बिहार में काम करने का मौका मिला, ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला जो बिहार को इस पूरे इमेज को टर्न अराउंड किया। तो ये तो जरूर अच्छा लगता है। तो अब तो न बिहारी शब्द गाली लगता है, न हमारी बोली, तो अब लगता है पूरा देश अपना चुका है। हाँ, अपना चुका है। न बिहारी शब्द गाली लगता है, ये अपना एक ब्रांड बन गया है बिहार का। बहुत सारे चीजों में बिहार ने जो करके दिखाया है उसका अपना ब्रांड है। देयर इज मोर टू गो, और आगे बहुत जाना है। अभी अगले 5 साल में आपको बहुत कुछ और दिखाई पड़ेगा बिहार में। संजय जी, आप बहुत ज्यादा मीडिया में आते नहीं हैं, लेकिन एक चीज जो है राजनीति के हलकों में कहा जाता है कि आप बड़े जिद्दी हैं। अगर अड़ गए कि ये काम होना है तो होना है। नहीं, ये आप जानते हैं, मैं उसी पत्रकारों के बीच में उसी जगह का रहा हूं दिल्ली में। ये सही है कि हम लोगों को लगता है कि कोई काम अगर है, उससे कुछ भला होने वाला है, तो जरूर उसमें पीछे लग करके उस चीज को डिलीवर करना, काम कराना, ये प्रयास। दरभंगा में एयरपोर्ट बनाना था, दरभंगा में आपने एम्स दरभंगा ले गए। ये बिहार में तो कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी ही जिद थी जो ये काम पूरा हो पाया। नहीं, जब ये आया आपको एयरपोर्ट, मुझे आज भी याद है, तो मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट, तो मुख्यमंत्री जी जा रहे थे दिल्ली। एक मिथिला का बहुत बड़ा कार्यक्रम था तालकटोरा स्टेडियम में, तो पूछे कि क्या बोलना है। मुझे आज भी याद है, मैं पहली बार ऑन रिकॉर्ड ही बात सब बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर वहाँ पर एयरपोर्ट
उनके दिमाग में था भी, एयरपोर्ट बोल देंगे कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा तो वहाँ लोगों को बहुत खुशी होगा, और नॉर्थ बिहार में एक एयरपोर्ट बनने से इतना बड़ा वहाँ पॉपुलेशन है, इतने बड़े एरिया को कैटर करेगा। और जा करके उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में अनाउंस किया, और आज उड़ान स्कीम में इतना सारा एयरपोर्ट आया, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, बहुत सारा एयरपोर्ट बंद हो गया क्योंकि उसको ट्रैफिक वैसा नहीं मिला। और दरभंगा का एयरपोर्ट जो है आज उड़ान स्कीम का नंबर 1 एयरपोर्ट है, जितना बड़ा ट्रैफिक मिल रहा है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, मैं एक एयरलाइन वाले वहाँ सर्वे करने गए, जो देश का लार्जेस्ट एयरलाइन है अभी, उनके आदमी गए, उन्होंने मुझे बताया कि उनको लगा कि दरभंगा गए हैं तो एक क्राउड को देखने के लिए, तो उनको लगा कुछ होगा, बहुत सारे तरह के लोग काम करते हैं। तो बोले कि मैं जब 1-2 दिन वॉच किया और देखा पैसेंजर को आते हुए, तो मुझे 70-80% लोग ऐसे मिले जो स्मार्ट वॉच पहने हुए थे, लेटेस्ट मोबाइल था। तो मैंने चेक किया तो फिर पता चला कि सारे बच्चे जो आईटी में काम करते हैं बेंगलोर में या अन्य जगह, उनका आना जाना जी यहाँ शुरू हो गया है। तो एक हमको लगता है कि दरभंगा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर इमर्ज कर रहा है बिहार में। संजय जी, 2005 में जब आप सत्ता में आए थे, जब लालू जी पहली बार पदस्थ हुए थे 20 साल राज करने के बाद, तब आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी समन्वय के काम की। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में जो भी होगा आप समन्वय करेंगे। अब 20 साल होने जा रहे हैं उसके। हाँ, 20 साल कितना उतार चढ़ाव देखा, लेकिन आपकी लॉयल्टी और कमिटमेंट क्या कहता है, ये बरकरार रहेगा आगे? बिल्कुल। मैं देखिए, मैं आप बहुत पुरानी बात में ले गए, सही बात है, हम लोग पूरी तरह इन्वॉल्व थे। आज तो लगता है कि इतना दिन सरकार चला और इतना सारा काम बिहार में हुआ। 2004 एक ऐसा फेज था, एनडीए चुनाव हार गई थी, थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखिए। नीतीश कुमार जी जिस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, वहां जो उनके सक्सेसर यही बिहार से चले गए बन करके। इतना पावर तो शायद लालू जी का पावर का पिनिकल जो होता है वहां पर थे, उनके बलबूते दिल्ली में सरकार चल रही थी, बिहार में उनकी सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, बिहार में एनडीए की हार हो गई थी। आपको 12 बजे कैबिनेट बुला ली गई। वही कह रहा हूं। और एक बार भी हम लोगों को भी थोड़ा लगता था कि शायद बिहार में विधानसभा में दिक्कत है, लेकिन ये जो 12 बजे कैबिनेट बुलाई गई, आज जो संविधान को लेकर के प्रवचन देते हैं, आप पूरा चुनाव में घूम रहे हैं, 12 बजे रात में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बूटा सिंह थे गवर्नर, यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उस समय अब्दुल कलाम, मॉस्को में थे। फैक्स से साइन करके मंगाया गया था जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। 6 महीना में वो हाउस खत्म हो गया। ये देन है कांग्रेस का उस समय का, ये ध्यान रखिएगा। जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो, और कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ है ये। वो हंसराज भारद्वाज किताब भी लिखे, उन्होंने कोट किया है कि उनको एक समय लगा कि प्रेसिडेंट जाकर के इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब तो काफी उतार चढ़ाव बीच में देखने को आया, लेकिन उन उतार चढ़ाव के बाद भी ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों का ही ऐसा है कि वेवलेंथ मिलता है, अलग नहीं रह सकते। देखिए, पार्टी का ही नहीं मिलता है। अब मैं कन्विंस हूं, खास करके जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो भी जेल करते हैं। जो समर्थक वर्ग है वो जेडीयू बीजेपी का, उनको भी लगता है कि ये अलायंस रहना चाहिए। नेता तो है ही, क्योंकि एक कॉमन कल्चर है दोनों पार्टी का। ये लोग ज्यादा थाना ब्लॉक में नहीं दिखाई पड़ेगा, इस पार्टी का लोग झेल भी लेगा लेकिन बहुत नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये और साथ में स्ट्रगल किया है, साथ में सत्ता परिवर्तन किया है। तो एक नेचुरल अलायंस जो कहते हैं ना, वो है जेडीयू बीजेपी। मतलब ये तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार, तो देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट। 25 इस बार के के बाद बजट में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जिस तरह बिहार के इशू को एड्रेस किया, 60,000 करोड़ तक का, और पैसा के अलावा बिहार के फ्लड के इशू को सेंट्रल बजट में एड्रेस किया, और जो आज हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट सेंटर का, प्लेस का, उसमें गया और राजगीर को, इस नालंदा वाले पूरा बेल्ट को उन्होंने लिया है कि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको बनाना है, उस पर काम करना शुरू किया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो गई, गया में हो गई है, या नया हाईवेज लेने की बात, 6 लेन हाईवेज लेने की बात हो गई है।
तो मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली पूछिएगा तो बिहार का एक बेस तैयार कर दिया नीतीश जी ने, लॉ एंड ऑर्डर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में। एक जंप बिहार को और मारना है, उड़ना बाकी। अब वो टाइम हैज कम, ये टाइम आ गया। अब ये 5 साल जो है ना, ये युवा इंतजार कर रहे हैं। मैं है ये 5 साल जो है, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये बिहार को ले जाएगा टॉप 10 स्टेट में, बिल्कुल बदल जाएगा। संजय जी, एनडीए बनी इस बार, बीजेपी को सीटें कम आई, तो बार बार ये आशंकाएं हो रही थी, जो कई विश्लेषक दिल्ली में बैठते हैं, आप ज्यादातर लोगों को जानते हैं, कि अब जेडीयू करेगा ब्लैकमेल बीजेपी को। 2 बात हुआ, दिल्ली के जो विशेषज्ञ है, खास करके पत्रकार वर्ग में, उन्होंने तो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख दी। मैं देखता था चैनल पर, बहुत लोग ये बोलते थे कि नीतीश कुमार जी की बीजेपी को तो आएगा बिहार में, नीतीश कुमार जी की पार्टी को सीट नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गया, इनका तो टाइम खत्म हो गया। और रिजल्ट क्या प्रूफ किया कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के सबसे बड़े नेता है, देश में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आज भी 2-4 जो जिनको लोग दे लुक अप टू हिम, एक रिस्पेक्ट के साथ देखने में नीतीश कुमार जी वहां खड़े हैं। और ये रिजल्ट दिखा दिया बिहार में इस बात की। और खास करके जब सरकार बनी, मुझे आज भी याद है, एक तो चुनाव में मैं साथ था मुख्यमंत्री जी के, बोलते भी थे कि हमसे मिस्टेक हुआ, ये भी बड़ा गलती माना, बोल्ड कोई होगा तभी जाकर के पब्लिकली इस चीज को उन्होंने कहा। और जब रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री आवास में जस्ट नेक्स्ट डे एनडीए की मीटिंग हुई थी, मैं था सीएम के साथ, तो वहाँ चर्चा हुआ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको अब देरी क्यों कर रहा है, कल ही चल के ओथ ले लीजिए। भाई प्रीपोल अलायंस है ना, ऐसा क्यों दिख रहा है। मैं देखता था थोड़ा सा एक मायूसी मैं कह सकता हूं कि जो रिजल्ट शायद एक जो एक्सपेक्टेड होगा उस पे नहीं गया, लेकिन जो नंबर था विथ प्रीपोल अलायंस, हम लोग तो ये कह के लोगों से वोट लिए ना कि हमारे अलायंस के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो उसका तो 290 से ऊपर है। जो 99 वाला इतना चौड़ा होकर घूम रहा है, आपको इतना सीट आया है, तो इसमें कहां वो है। तो फर्स्ट डे से ही वो बोल रहे थे इस बात को। लेकिन एनडीए के भीतर कुछ ऐसे सहयोगी हैं, बिहार से ही हैं, लोजपा के बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी, बार बार कुछ न कभी लेटरल एंट्री पे सवाल उठा रहे हैं, कभी जातीय आरक्षण पे सवाल उठा देते हैं। तो एनडीए के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात हुई थी कि एनडीए के अंदर बैठ के सारी चीज़ों को मसला हल करने के लिए बात उठना शुरू हो गई है, या कमेटी बन चुकी है, या बनने वाली है, या चर्चा हो रही है? नहीं, मैं अपने पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि जब भी कोई बात होती है कि जो लोग बीजेपी में मैटर करते हैं, जो इस चीज़ों को देखते हैं, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। कोई भी इशू होता है तो बात करते हैं, कोई भी बात आती है उसको रिजॉल्व करते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। एक तेजस्वी जी हैं, हर बार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार के खिलाफ हर हफ्ते क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं कि इतना क्राइम बढ़ गया आपके राज्य में। तो एक भयमुक्त समाज और सुशासन की बात जो पार्टी कर रही है, जो एनडीए कर रहा है, उसको अगर तेजस्वी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसमें जनता को लगता है, जनता को भरोसा होगा इस पे? मुझे तो आप भी इसको विश्लेषण कर सकते हैं और एक फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि भाई ग्राउंड में क्या है। 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 2 ट्रैक रिकॉर्ड। एक 19 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा जब से नीतीश कुमार आया है, जरा चेक कर लीजिए। एक दिन लगा था नवादा में, तो दूध और उसका ब्रेड का इंतजाम कर दिया गया था। आज तक बिहार में इनके टेन्योर में नहीं लगा आज तक, क्योंकि उनका प्रायोरिटी नंबर 1 वही है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि किसी भी तरह के क्रिमिनल को सरकार, क्राइम हो सकता है कहीं, वो तो देश भर में होता है, लेकिन किसी पॉलिटिकल बैकिंग। पहले क्या होता था, जो बोल रहे हैं, अब मैं नहीं जाना चाहता हूं वहां, एक डॉक्टर नहीं बचा, सब बिजनेसमैन भाग गया। उस समय का देखिए आप कहानी, कोई भी 5-6 बजे के बाद यहां नहीं निकलता था। बहुत पुरानी कहानी नहीं है। जो यंग जनरेशन के लोग हैं, 18 साल 20 साल, शायद उनको नहीं उतना आइडिया होगा। अगर घर में लेकिन पूछेंगे, बताएंगे, पटना शहर में जहां बैठे हैं,
इस समय हम 9 बज रहा है रात के, निकल के जा पाते क्या? कोई ट्रैफिक दिखाई पड़ता था क्या पटना में आपको? ये तो सरकार दिया। आज तो आप रात में 2 बजे भी पटना में निकल कर कहीं से कहीं जा सकते हैं। इसलिए ये अननेसेसरी लोगों को ये करना, तो इसलिए वो कहीं से करेक्ट नहीं है। और नीतीश कुमार जब तक है कभी भी इस तरह के एलिमेंट को कभी उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया। संजय जी, एक और जो विपदा है वो बाढ़ की है, विभीषिका ये है जो बिहार सदियों से झेल रहा है और सालों से तो आप लोग भी झेल रहे हो इसको। क्यों एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाती? क्यों अभी भी जूझना पड़ रहा है हर साल बिहार को? देखिए, दो इसका ये है, एक तो ये सारा पानी आता है नेपाल से, चाहे कोसी में आ रहा है, चाहे बागमती में आ रहा है, चाहे गंडक में आ रहा है। नेपाल से जब पानी आता है तो 2 स्टेट का बात रहता तो बिहार के अंदर चीज़ों को आप रिजॉल्व कर सकते थे। नेपाल से बात भारत सरकार को ही करना होगा क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। नेपाल का भी पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि मैं अब दिल्ली में भी बात करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ या मिल के बात करता हूँ, तो उसका अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन बिहार के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा मेजर लिया है और उसका नतीजा है कि बाढ़ का प्रकोप बहुत मिनिमाइज हुआ। अभी जो घटना हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। मैं गया था परसों उस स्पॉट पर जहाँ टूटा है दरभंगा में, सहरसा साइड में, और वहाँ पर सब लोगों ने बताया कि जो बांध था 7 किलोमीटर में बांध को ओवर टॉप कर गया पानी और 1.5 फीट पानी ऊपर उसके जा रहा था। तो सारा प्रयास के बावजूद भी आप एक लेंथ में नहीं जाकर के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 7 किलोमीटर में कैसे आप डबल बनाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वो एक पोर्शन टूट गया उसका। तो इसलिए इतना पानी आया है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि हम लोगों ने इस इशू को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नेपाल में जब होगा बिहार के टेरिटरी में, बिहार के अंदर कुछ ऐसा मेजर हो जो इसके प्रभाव को कम किया जा सके। इसलिए भारत सरकार भी इस पर इनिशिएटिव ली है और बिहार में जो 4-5 नदी है उस पर बराज बनाने का एक प्रपोजल सीरियस मूव हो चुका है, जिस पर स्टडी चल रहा है। मेरे ख्याल से डीपीआर पर भी काम हो रहा है। अगर ये 5 बराज बन जाता है, 5 बराज का प्रपोजल है, तो इससे काफ़ी पानी मिनिमाइज होगा। बाढ़ तो नहीं खत्म, वो तो न्यूयॉर्क में भी आ जाता है। अगर एक्सेस पानी हो गया तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो गया, यूरोप में भी आ जाता है। दिल्ली में देखिए ना, बारिश हो जाए तो मैं देखता हूँ कितना ये लोधी रोड में जो लोग रहते हैं उनको उठा करके बाहर लाया जाता है, आप देखे होंगे। तो वो एक्सेस पानी आ गया, उसको तो है नहीं। लेकिन ये बराज बनने से और जो इंट्रा लिंकिंग पर काम हो रहा है कि एक नदी में, तो इस पर भी अब कोसी में मैं एक पॉइंट केवल ऐड कर देता हूँ। अब इतना सिल्ट आता है हर एक बार, सिल्ट से उसका बेड लेवल ऊपर होते जा रहा है, कैरिंग कैपेसिटी कम होता जा रहा है। अब डिसिल्ट करने का पॉलिसी भारत सरकार को लाना चाहिए। जब तक उसको आप डिसिल्ट नहीं करेंगे, उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब फोकस है केंद्र का भी, और एक तो बहुत सारा काम हुआ, इसका प्रभाव है कि मिनिमाइज हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ बात जा रही है इसमें। आप तो सिंचाई मंत्री भी रहे संजय जी, अब काफ़ी युवा भी अब मंत्री हैं यहाँ पर। आपके समय 1-2 ऐसे फैसले लिए गए थे जिससे इस बार भी काफ़ी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है फ्लड्स के लिए, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अब ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में आपको 72 घंटा पहले अगर रेन फॉरकास्ट आपको जो हमारे इंजीनियर हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं उनको मिल जाता है, ऐप पे आ जाता है, उनको डिटेल मिल जाता है, तो कम से कम एम्बैंकमेंट के ऊपर, बांध के ऊपर उनका अलर्टनेस बढ़ जाता है। या जो उसको जो भी, क्योंकि अब ये लंबी कहानी हो जाएगी। इतना पानी आता है तो जब इंटर करता है बिहार में, तो अगर अलर्टनेस होगा तो वो कंट्रोल कर लेगा। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम हुआ है आपको आईटी का या अर्ली वार्निंग सिस्टम का, उसका एक एडवांटेज दिखाई पड़ रहा है बहुत जगह, क्योंकि टूटना वाला रिपोर्टिंग होता है, लेकिन इतने जगह जो बचाए वो बात तो आती नहीं उतना पब्लिक डोमेन में। तो इसका फायदा दिखाई पड़ रहा है इन सब चीज़ों। संजय जी, आप काम करते हैं लेकिन काम का प्रचार नहीं करते। एक और आपने जो फल्गु नदी में काम किया गया में, बहुत सारे युवा बैठे हैं, इनको शायद पता भी नहीं होगा कि रबड़ डैम क्या होता है।
थोड़ा मैं चाहूंगा शॉर्ट में बताएं कि क्या फायदा हुआ गया को उससे, फल्गु नदी पर जो आपने रबर डैम। गया बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और खास करके देश और दुनिया भर के लोग, बुद्धिस्ट भी, सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा सेंटर है बोध गया, और हिंदू समाज के लोग भी पिंडदान देने पूरे दुनिया भर से वहाँ आते हैं अपने पूर्वज को। लेकिन फल्गु नदी में एक बूंद पानी नहीं रहता था। आप जब बालू खोदते थे तो पानी निकालते थे, और मुख्यमंत्री जी का था कि कोई रास्ता निकालना चाहिए जो वहाँ पानी रहे। तो हम लोगों ने जब इस पर काम करना शुरू किया और बुलाया लोगों को, एक स्टडी दिया करने के लिए, फाइनली उन्होंने देखा कि पानी तो है लेकिन सरफेस के नीचे। तो वहाँ पर उनके टेस्ट में आया कि नीचे पत्थर है, रॉक है, और वहाँ उन्होंने स्टील सीट पाइल लगाया। स्टील सीट पाइल लगा करके आज पानी सरफेस के ऊपर आ गया, और वहाँ हम लोगों ने पूरा रबर का डैम बना हुआ। अब हम लोग तो 3-4 फीट बोलते थे, लेकिन वहाँ 8-10 फीट पानी है। मोटर बोट से इधर से उधर जा सकता है। 10-12 फीट पानी पूरा फल्गु रिवर में, जहाँ पर ये होता है पिंडदान, पूरे उस लेंथ में इतना सुंदर लगता है वो देखने में। तो अब वहाँ परमानेंट पानी रहता है फल्गु में। तो ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू इनोवेटिव तरीके से किया गया काम। मतलब आने वाला बिहार टेक्नोलॉजी है, और ये सारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम हुआ है। सरकार में आइडिया कंसीव करके उसको टेंडर करना, टेंडर करके उसको टाइम पर काम को पूरा करना, ये चैलेंज का काम होता है। लंबा टाइम लग जाता है कभी कभी। भयमुक्त समाज हो, सुशासन हो, तो ये सब संभव है, बिल्कुल संभव है। अब बिहार में वो सारा पोटेंशियल है ये सब चीजों करने का। बहुत सारा चीज हुआ है बिहार में। लेकिन एक चीज है, एक 2 दिन पहले एक बड़ी पार्टी बनी है पटना में, काफी बड़ी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, काफी बड़े बड़े लोग आए जो कभी मोदी जी के साथ थे, कभी नीतीश जी के साथ थे। उनका कहना है कि अगले चुनाव के बाद न जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व रहेगा न नीतीश कुमार जी का। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अपना पार्टी बनाने का ये है। लेकिन ये एरोगेंस, जनता मालिक है। नीतीश कुमार जी तो 15 साल से सेवा की है। जो लोग बोलते हैं कुछ करके दिखाए, तब बोलने में थोड़ा लगता भी है कोई बात में ये है। और नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिल पर राज करता है। मैं बता देता हूँ, क्या सीट आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार के काम को जितना लोग आज समझ रहे हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो शायद वो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ से शुरू किया और बिहार को कहाँ तक ले गए। इसलिए आज भी नीतीश कुमार, मैंने कहा ना, बहुत लोग उनका पॉलिटिकल ओबेचुरी लिखते रहते हैं, लेकिन आज भी 2025 में आप देखिएगा कि ये अलायंस जो है ये 200 से ऊपर ज़्यादा सीट लेके आएगी। हम लोग छोटे थे तो एक चीनाडा पुल था और एक राजेंद्र नगर पुल था। आप बताइए, इतने फ्लाईओवर तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्लाईओवर पटना में जो बिहार म्यूजियम बना है, प्लीज जाके एक बार देखिए। इसी पटना में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। मैं बाहर गया था वॉशिंगटन एक बार, मैं देखा कि केवल म्यूजियम ही दिखाने के लिए लोग ले गए, स्पेशलाइज है। 100 वर्ष का आर्टिफैक्ट्स सामान, 150 वर्ष का। यहाँ कोई चीज़ आपको 2000 साल 1500 साल का मिलेगा आपको। और जाकर के इस म्यूजियम को देखिए। तो अभी बापू टावर का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जरूर जाके देखिए क्या बना। क्या मेरीन ड्राइव देखिए, सामने गंगा के सामने सारे युवा वहीं बैठे रहते। फिनोमिनल काम हुआ है बिहार में। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग को वो नेक नहीं है मार्केटिंग का, मे भी मिस करता है। हम लोग सीएम का है कि हमारा काम ही बोलेगा, तो वो बोलता है, पब्लिक वोट देती है काम देख करके। हाँ, अभी कम बोलते हैं लेकिन काम बोलता है। काम बोलता है। एक और मुद्दा है जो शराबबंदी का। मैं फिर से शराबबंदी को लेकर, कल भी प्रशांत किशोर ने कहा कि जब वो सरकार उनकी बनेगी तो 24 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। क्या है वो उनका कहना, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उस रेवेन्यू को पढ़ाई में लगाएंगे। तो मैंने कहा ना कि जो काम नीतीश जी ने किया, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे, एक बार जाके जरूर देखें, महिलाओं का कितना बड़ा समर्थन है, कितना बड़ा मेहनत था गांव में। जो गरीब है, जो पैसा कमाता था, शराब पे खत्म कर लेता था, और आज कितने सुकून से जी रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि इस चीज का बहुत बड़ा समर्थन है। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एज ए पॉलिटिशियन 5 बजे के बाद हम लोग जाते थे गांव में,
जब शराबबंदी नहीं थी तो बड़ा प्रॉब्लम होता था और पगडंडी पे कि कौन मिल जाएगा, क्या होगा। अब ये सब कुछ बंद है बिहार में और उसका एक लार्जर इम्पैक्ट भी पड़ा है लोगों पर। तब ये कह सकता है कि पोरस बॉर्डर है, कहीं से कुछ आ गया, पकड़ा भी जाता है, तो ये चैलेंज तो रहेगा। अब क्राइम होता है तो कहीं तो कहीं हो जाता है, इसका मतलब थोड़े है कि लेकिन उस पर भी पकड़ा जाता है, सजा होती है। इसका एक लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। संजय जी, अब तो आप दिल्ली वापस चले आए हम लोगों के पास, लेकिन एक चीज जो देखने वाला है, दिल्ली से राहुल गांधी हो चाहे यहाँ पे तेजस्वी हो, जात कास्ट सेंसस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और बार बार सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला कास्ट सेंसस तो बिहार सरकार ने किया था, नीतीश कुमार की बिहार सरकार ही ने नहीं किया था, नीतीश कुमार जी ने बोलना शुरू किया। जब देश में कोई जानता नहीं था तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, उन्होंने इनिशिएट किया। नीतीश कुमार जी ने बोला ही नहीं। आज ना ये बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता जो है, उनको तो कुछ आइडिया भी नहीं इस चीज का होगा कि होता क्या है। और कास्ट सेंसस बोला ही नहीं, सारे पार्टी को एक साथ लिया, प्रधानमंत्री जी से मिले और बिहार में उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। सेंसस कराया टाइम पर। अब ये तो जो बोल रहे हैं इनका, तो कर्नाटक में तो सेंसस किया हुआ है, आज तक पब्लिश हुआ क्या? नहीं हुआ। इतना स्टेट है इनके हाथ में, कहाँ कास्ट सर्वे करवाए। और हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, मैं पहले भी बोला हूँ ये बात। अब मुंबई मीटिंग में नीतीश कुमार बोलते रहे, मुंबई में मीटिंग हुआ था इंडिया गठबंधन का, वहां बोलते रहे कि भाई जो एजेंडा बना रहे हैं उसमें लिखिए कि कास्ट सेंसस हम लोग करवाएंगे, सरकार आएगी तो। कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया उस चीज का, और आज देखिए कितना जोर से बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं कि बिहार में हो गया है। कांग्रेस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लीड तो नीतीश कुमार जी ने ली, पार्टियों को नीतीश कुमार ने जोड़ा। अब कांग्रेस लीड कर रही है कि हम ही नेता हैं, हम ही ने बनाया। वो तो राहुल गांधी कांग्रेस का रहा ही ना, वो तो नीतीश जी की कितना भरोसा करे जनता कांग्रेस? हमको नहीं लगता है कोई भरोसे के लायक पार्टी है। जो लोग हैं इसमें किस बात का भरोसा करेगा? क्या है कांग्रेस का कहीं पर? इसी मैंने कहा इंडिया गठबंधन में ही जो उनका कंडक्ट रहा, एक कास्ट सेंसस पे ही मैं बता रहा हूं कि बंगाल के नेता ने विरोध कर दिया, नहीं मानते। हम लोग पूरा थे कि इसको एजेंडा में डालिए। नीतीश जी वहां बिल्कुल बोल रहे थे, हम सब लोग थे, मैं भी था उनके साथ। हम लोगों ने कहा कास्ट सेंसस होना चाहिए, उन्होंने तो कहा, उन्होंने विरोध कर दिया तो अभी छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस का कहना था तो छोड़ दिया कांग्रेस ने। तो इनका कोई कमिटमेंट नहीं इन सब इशू से, पॉलिटिकल टूल के रूप में जो यूज कर ले। लेकिन इनका नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कन्विक्शन से कर रहे हैं, उनका कमिटमेंट है कि ये चीज करना है। फर्क है दोनों के इसमें। और इनका है कि पॉलिटिकल, जैसे संविधान का हल्ला कर दिए उसी तरह इसको पॉलिटिकल टूल में यूज करके कर ले। इतना बड़ा फर्क। कांग्रेस कैसे कोई ट्रस्ट करेगा भाई? किस बात का ट्रस्ट करेगा? अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय जी, एक जमाना हमें याद है जब मणिपुर में भी समता और बीजेपी की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर राधा विनोद कोइजम थे। बिल्कुल समता पार्टी आप लोगों के मुझे लगता है प्रेडेसेसर थे समता पार्टी, अब जेडीयू हो गए आप लोग। अब क्या झारखंड में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, क्या आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बढ़ना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को जरूर ये मन में है कि नीतीश जी को हम लोग ये गिफ्ट देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बने। क्योंकि जिस आदमी ने इतना अपने जीवन में स्टेट के लिए किया, देश के लिए किया। आज रेलवे मिनिस्टर आप लोग भी देखे हैं, जब वाजपेयी जी की सरकार में थे, एग्रीकल्चर, रेलवे, जो उनका काम करने का तरीका था, या बिहार के लिए ही। मैं जिस एरिया से आता हूँ, मिथिला एरिया से, हमारे यहाँ मिथिला और कोसी 1934 में अलग हो गया था, भूकंप आया था 34 में। और नीतीश जी जब रेल मंत्री बने तब प्रधानमंत्री जी को ले गए, आज कोसी महासेतु है, दोनों एरिया को एक किया उन्होंने। तो बिहार तो किया ही और देश भर में बहुत सारा काम किया। तो हम लोग को जरूर इच्छा है कि देश में पार्टी का विस्तार हो और नेशनल पार्टी बने। और हमारी झारखंड में चुनाव है तो हम लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे, बातचीत चल रही है। जहां भी लड़ेंगे एनडीए के साथ ही लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। आखिरी सवाल, नीतीश जी को तोहफा क्या देंगे? 2025 का चुनाव आ रहा है। 2010 से ज्यादा सीट ये बिहार की जनता भी वो करती है। 2025 में नीतीश कुमार जी को इतना सीट देना
क्योंकि उनके लिए भी 2025 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां बैड और गुड एक फेज रहा। जब 18 साल आप चलाते हैं तो सब रोजी नहीं रहता है। तो हम लोगों को यही है कि जो 206 सीट हम लोगों को 2010 में आया था, उससे ज़्यादा सीट लेकर के उनको ये गिफ्ट देना, ये हम लोग जरूर एज ए एनडीए, एज ए जेडीयू ये प्रयास रहेगा और हम लोग सक्सीड करेंगे। और ये जिद्दी संजय झा की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल जिद्दी संजय झा की आवाज है, हम लोग डिलीवर करके दिखाएंगे। संजय जी, न्यूज़ 18 में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाक बातें की, मुझे लगता है इतने साल के कैरियर में पहली बार इनके साथ इतनी लंबी बात की है। धन्यवाद संजय जी। थैंक यू। संजय जी, कृपया आप मंच पर कुछ पल के लिए और बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और संजय जी को धन्यवाद दें।